हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी में है, मतलब सब्जेक्ट में हिंदी है और उसमें ये सब्जेक्ट है कि बोली, भाषा, लिपि, ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बेस्ट रहने वाली है। खास तो जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी भाषा से आते हैं, जैसे कि विकास हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी क्या योगदान है, इन सब चीज़ों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बस 10 मिनट के अंदर कवर करवाने वाली हूँ। और आपको ये चीज़ें ट्रिक से समझ में आएंगी, तो मैं आज आप लोगों को ट्रिक से ये चीज़ें समझाऊँगी। और उसके बाद यकीनन आप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। और क्या है कि इन क्वेश्चन से आप अगर टेस्ट सॉल्व करते होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय हिंदी जो संघ है वो नई दिल्ली में स्थापित हुआ और नागरी लिपि परिषद ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा, ये इसका आयोजन जो हुआ था वो काशी में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्याम सुंदर थे, शिव कुमार थे और मिश्र बंधु जी थे। हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था, 1910 में हुआ था। और प्रथम इसके सभापति मदन मोहन मालवीय थे। अभी मैं जो चीज़ें हैं जो कि ट्रिक से समझाऊंगी, जो चीज़ें आपको नहीं कभी याद होती हैं तो उन चीज़ों को मैं ट्रिक से समझाऊंगी। तो संवैधानिक भाषा का जो दर्जा है हिंदी को वो 14 सितंबर 1949 को मिला और हिंदी को राजभाषा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 210 में क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन उन सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपके एग्जाम आ चुके हैं तो मैं बेफिजूल की चीज़ें नहीं बताना चाहती आपको। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 8वीं अनुसूची में पहले जो भाषाएं थी वो 14 भाषा थी और अब होकर 22 भाषाएं हो गई हैं और इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं जिसके थ्रू और सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। 14 भाषा के बाद और सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं आज तक वो मैं एक नई वीडियो में लेकर आऊँगी और एक ट्रिक की वजह से आपको समझा दूँगी। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हिंदी राजभाषा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले गोपाल स्वामी अय्यर ने दिया था हिंदी राजभाषा का प्रस्ताव। नेक्स्ट चलते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उपभाषा और बोलियां। ठीक है। तो उपभाषा और बोलियों को जानते हैं तो राजस्थानी जो भाषा है ये एक सौर श्रेणी की अपभ्रंश उपभाषा है। तो ये राजस्थानी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो राजस्थानी में जो बोलियां हैं वो मारवाड़ी, मेवाती और मालती हैं। इसको हम याद करेंगे कि जिसमें अभी माँ रहेगा ना उसको हम राजस्थान में इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि मारवाड़ी, मेवाती, मालती, मतलब 3 वर्ड के शब्द हैं और माँ देखिए आप सब में है तो इसको हम राजस्थानी में इंक्लूड कर लेंगे। बस मगही जो है, मगही ऐसा सुनने से ही लग रहा है कि बिहार वगैरह की भाषा है, तो मगही और मैथिली इन दोनों को छोड़ के ना हम जितने भी माँ से आएंगे सबको राजस्थानी ही हम लोग इंक्लूड कर देंगे उसमें। पश्चिमी हिंदी, इसका ट्रिक है इसमें जैसे कि खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और ब्रज भाषा और कौरवी और बांगड़ू आती है। तो इसको हम लोग याद करेंगे। देखो पश्चिम साइड, हम पहले मैप को अपने माइंड में ऐसे रिलेट करेंगे कि पश्चिम साइड में देखते हैं तो ऐसे जैसे रहता है ना, तो इधर पश्चिम साइड है तो पूरब को सदैव शुभ माना जाता है और पश्चिम को अशुभ माना जाता है। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि कौरव लोग क्या हैं कि पश्चिम साइड में खड़े हैं, तो पश्चिम साइड में कौरव लोग खड़े हैं, खड़ी बोली से हो गया खड़े हैं। और कौरव लोग कौन हैं, जो कौरव पांडव थे ना उनको रिलेट करके पढ़ेंगे। तो कौरव लोग क्या हैं कि पश्चिम साइड में खड़े हैं। तो ये देखो ब्रज भाषा से रिलेट करेंगे कि ब्रज भाषा में जो कान्हा जी थे, मतलब कान्हा जी मथुरा के थे और वो ब्रज ही भाषा, वो लोग जैसे कि मथुरा में ब्रज भाषा ही बोली जाती है ना, तो हम ऐसा रिलेट करेंगे ब्रज भाषा है ना तो ब्रज भाषा को रिलेट करेंगे कान्हा से। तो कान्हा जी क्या कहते हैं, बुंदेल आवाज़ में कहते हैं बांगरू, हेरे बांगरू, मतलब उन कौरवों को कहते हैं कि बांगरू हैं ये लोग। तो कहते हैं ब्रज भाषा को रिलेट करेंगे कि कान्हा जी से। तो कान्हा जी
कौरव लोग जो है पश्चिम में खड़े हैं। खड़ी बोली हो गया खड़े हैं। तो बांगरू उनको कहते हैं रे बांगरू, बुंदेल, बुंदेल आवाज़ में बिल्कुल कहते हैं। तो बुंदेली से हो गया, बुंदेल आवाज़ में कहते हैं। क्या कहते हैं कन्नौजी, अरे बांगरू, हर हट हट हट। हरियाणवी से हो गया हट 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 हट, कन्नौजी कहीं की। तो ऐसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो फिर से एक बार बताती हूँ कि कान्हा जी जो रहते हैं वो कौरव लोग पश्चिम में खड़े रहते हैं, तो कौरवों को कहते हैं रे बांगरू, बांगरू, बांगरू। बुंदेल आवाज़ में बिल्कुल कहते हैं हट हट हट, कन्नौजी कहीं के। तो ऐसे हम याद करेंगे, ठीक है, तो ऐसे हमें याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि और ये देख लेते हैं पहले कहाँ पे बोली जाती है। तो ये जो पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, और राजस्थानी की जो भाषा है, राजस्थानी की उपभाषा जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी में हम याद करेंगे कि देखो देखो ये पूरब हो गया पश्चिम हो गया, तो इधर साइड में पूरब है, ठीक है। तो पूरब में ऐसे अगर आप मैप आपको याद होगा तो आप लोग को पता होगा कि इधर साइड में से छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, तो पूर्वी साइड में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको याद करेंगे कि छत्तीसगढ़ ही इधर साइड में है, मतलब पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ ही आएगा। और अवधी, तो अवधी भाषाएं भी इसी साइड में, जैसे इधर देखेंगे ना आप, तो इधर अयोध्या, सुल्तानपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, तो इधर साइड में अवधी ज़्यादा बोली जाती है। पूर्वी साइड में अगर आप, जैसे आपको याद हो, आपको मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे सोचेंगे माइंड में, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। तो जो पूर्वी हिंदी है मतलब पूर्व साइड में अवधी भाषाएं बोली जाती हैं, और यहाँ से छत्तीसगढ़ सटा हुआ है तो छत्तीसगढ़ी बोली जाएंगी, और बघेली बोली जाती हैं, ठीक है। देखो पश्चिमी हिंदी अगर आपने याद कर लिया ना तो आपको सारी चीज़ें मतलब अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। यही पश्चिमी हिंदी अगर नहीं क्लियर रहता है तो यही सब इस सब में आती हैं, बट अगर पश्चिमी हिंदी आपको याद हो गया तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। पश्चिमी और पूर्वी में ऐसे कन्फ्यूजन होता है, तो आपने पश्चिमी याद ही कर लिया, तो इसमें अवधि में, पूर्वी हिंदी में बस अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। और बिहारी में देखो, बिहारी में ना भोजपुरी बोला ही जाता है, आपको पता ही है कि वहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं। और मैथिली से हम याद करेंगे कि मैथिली ठाकुर जो हैं बहुत बड़े सिंगर हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो वो कहाँ की हैं, वो बिहार की हैं, तो उनसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि मैथिली बिहार, मतलब बिहारी की उपभाषा जो है वो मैथिली है और भोजपुरी है। और मैंने बोला था ना कि जितने भी माँ आएंगे वो सब राजस्थान में रहेंगे, बाकी जो एक माँ आएगा मगही, मगही भी ऐसा बोल रहे हैं तो जैसे लग रहा है भोजपुरी टाइप का, तो मगही भी जो है वो भोजपुरी में आ जाएगा। और पहाड़ी में, पहाड़ी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लग ही रहा है कि मतलब बिल्कुल सबसे अलग है, पहाड़ी वाला जो है बिल्कुल अलग है। देखो कुमाऊनी और गढ़वाली, तो ये सबसे अलग लग रहा है, तो ये पहाड़ी की उपभाषा हो जाएगी, मतलब पहाड़ी की बोलियाँ हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है कि जो नागरी है उसकी पश्चिमी शाखा है और एक वह पूर्वी शाखा है, जिसमें एक देवनागरी राजस्थान, गुजराती, महाराष्ट्री और कैथी आती है, और पूर्वी शाखा में बांग्ली लिपि, असमिया और ओडी आती है। तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देवनागरी लिपि में मराठी भी, मतलब जो मराठी भाषा होती है वो भी देवनागरी लिपि में ही होती है। और अनुच्छेद 351 में क्या है, हिंदी के निर्देश दिए गए हैं, हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं, और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। और 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष जो थे, 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, और वीजी खेर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और 11वां, चौथा, दूसरा, 5वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो मॉरिशस पोर्ट लुई में हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है मॉरिशस लुई। और जो पहला हुआ था वो नागौर में हुआ था, नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, अब देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो ना, फिर आपको हिंदी भाषा मुख्यतः इससे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ लेना आप। और ब्राह्मी, देखो अब इसको याद करेंगे कि इन लिपियों का मतलब सबसे पहले कौन सी लिपि आई, फिर उसके बाद किस तरीके से कौन सी लिपि लास्ट तक रह गई। तो नागरी, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ये भी आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो ब्राह्मी लिपि थी, फिर उसके बाद गुप्त लिपि हुई, फिर इसको नागरी लिपि का दर्जा दिया गया, मतलब इसको फिर नागरी लिपि
सब लोग बोलने लगे। फिर उसके बाद ये अब देवनागरी लिपि हो गई। तो इसको याद करेंगे कि ब्रह्मा जी जो थे पहले गुप्त तरीके से रहते थे। तो ब्रह्मा जी जो थे ना वो पहले गुप्त तरीके से रहते थे। फिर वो क्या किए, नारी से विवाह कर लिए। नागरी, तो वो नारी से विवाह कर लिए, फिर वो क्या कहलाए, देवनागरी, मतलब नारी के देव कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी जो थे वो पहले गुप्त तरीके से रहते थे। ब्रह्मा जी पहले गुप्त से रहते थे। जैसे अभी कोई पढ़ाई कर रहा है तो गुप्त तरीके से रहता है, एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करता है और गुप्त तरीके से रहता है। जब वो नारी से विवाह कर लेता है फिर वो देवनागरी हो जाता है। इस तरीके से याद करेंगे। या फिर आप ब्रह्मा जी को रिलेट करके कर लीजिए कि ब्रह्मा जी जो थे पहले गुप्त तरीके से रहते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने नारी से विवाह कर लिया और उसके बाद वो देवनागरी कहलाए। विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां को विभाषा के नाम से जानते हैं। अब सौर श्रेणी, अभी अभी उधर हमने पढ़ा कि उसमें सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी आती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन थे, कृष्ण जी थे, कौरव थे, जो बुंदेल आवाज़ में कह रहे थे। तो भाई कृष्ण जी के पास ना शौर्य था ना, तो इसीलिए तो वो पश्चिमी हिंदी में है ना। तो पश्चिमी हिंदी में कृष्ण जी आ रहे हैं तो इसलिए शौर्य उनके पास प्राप्त है। और पश्चिमी, जैसे कि उसी के बगल में पश्चिम एरिया में ही राजस्थान भी इंक्लूड है ना। राजस्थान में जैसे उत्तर प्रदेश का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो इधर से पश्चिमी साइड में क्या है कि राजस्थान जुड़ा हुआ है। तो पश्चिमी में राजस्थान है तो राजस्थानी, और उसी के बगल में जैसे गुजरात भी है, इधर साइड में गुजरात भी है। तो ये पश्चिमी साइड में ये सब जुड़े हुए हैं। राजस्थान से इधर गुजरात जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। नस्ते की अर्धमागधी, ये पूर्वी हिंदी जो है उसकी क्या है, अपभ्रंश है अर्धमागधी। तो देखो जैसे कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। पूर्वी हिंदी में आ रही थी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, और ये देखो इधर मागधी में कौन सी है पहले देखते हैं। तो मागधी में बिहारी, उड़िया और बांग्ला है। तो बिहार के लोग क्या होते हैं कि मतलब थोड़े उड़े उड़े से रहते हैं और बंगला उंगला झाड़ के चलते हैं। तो पहले हमने बिहार को जान लिया। अब देखो यूपी और बिहार को ना सब लोग एक ही जैसा समझते हैं। सो कहते हैं अरे यूपी बिहार अरे हटो, यूपी बिहार में जाने लायक नहीं है, ऐसा सब लोग बोलते हैं ना कि यूपी बिहार। तो जो आधी चीज़ें हैं बिहार की वो यूपी में फॉलो होती हैं। ऐसा सही है कि जो भी आधे कल्चर है बिहार के वो सभी यूपी में भी हैं। तो इसलिए मागधी बिहार की हो गई और अर्धमागधी मतलब आधी चीज़ें क्या होती हैं कि यूपी में फॉलो होती हैं। और यूपी में जब फॉलो होंगी तो यहाँ पे यूपी में क्या है, यूपी उत्तर साइड में पूर्वी हिंदी है, ठीक है, पूर्व साइड में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। तो अर्धमागधी हो गया पूर्वी हिंदी का, ठीक है, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी हो गया और मागधी का बिहारी, उड़िया, बांग्ला हो गया। खास, अरे खस है तो खस, देखो पहाड़ी एरिया में ना किसी को इतना भोजन नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ पे उत्पाद ही ज़्यादा नहीं होते। तो खस मतलब खसी को काट काट के सब लोग खाते हैं। ब्राँचड़, तो जो पंजाब के लोग होते हैं ना वो बच्चों के जैसा रहते हैं, मतलब बिल्कुल उनका दिल जो होता है ना बच्चों के जैसा होता है, इतने वो नेक होते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे कि ब्राँचड़ जो अपभ्रंश है वो पंजाबी की है। और महाराष्ट्र में आप लोग जानते ही हैं कि मराठी बोली जाती है। तो ऐसे शायद आपको याद हो गया होगा। अब फिर से रिवीजन करते हैं कि पूर्वी हिंदी किसमें है, अर्धमागधी में। बिहारी की आधी चीज़ें पूरब की तरफ फॉलो होती हैं तो इसलिए अर्धमागधी जो हो गया उसकी जो भारतीय आर्य भाषा है वो क्या हो गई, पूर्वी हिंदी। अच्छा एक चीज़ और है, देखो हिंदी का विकास क्रम ये भी बहुत पूछता है कि पहले संस्कृत था फिर पाली था। पहले देखो संस्कृत था, ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद पाली आया, उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश हुआ, उसके बाद अवहट्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्राचीन हिंदी आई, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। देखो पहले ना क्या हुआ था, संस्कृत को पाला गया, ठीक है, इसका ट्रिक है कि पहले संस्कृत को पाला गया, उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत फिर पाली आई। संस्कृत को पाला गया, जब आप किसी चीज़ को पालेंगे तो प्रकृत के रूप में नज़र आता है, तो संस्कृत आया पहले फिर पाली फिर प्राकृत। फिर जब प्रकृत आ गया तो अब उसका सब लोग अपभ्रंश करेंगे ही, मानव जाति है तो अपभ्रंश करेगा।
मतलब इसको अपभ्रंश करने लगे, पूरा बिगाड़ने लगे। फिर वो अवहट हो गया, मतलब वो हटने लगा, बिल्कुल प्रकृति हटने लगी। जब भाई कोई नष्ट करेगा कोई चीज़ तो वो हटने लगेगी ही। फिर उसको अब क्या हुआ कि अब उसको प्राचीन के नाम से जाना जाने लगा, कि अब वो मतलब प्राचीन पुराने समय में ऐसा होता था। अब ऐसा सब लोग समझने लगे कि पहले प्रकृत थी, प्राचीन में प्रकृत थी, तो इस तरीके से प्राचीन हिंदी हो गया। तो संस्कृत को पाला गया, फिर वो प्रकृति बन गई। फिर सब लोगों ने उसका मतलब सब लोग उसका नष्ट करने लगे तो अपभ्रंश हो गया। फिर वो अवहट हो गया, हट गया। अब ऐसा जाना जाता है कि प्राचीन समय में ऐसी प्रकृति थी, तो प्राचीन हिंदी हो गई। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।